धरती पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और धरती पर कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। बिल्कुल ठीक कहा अमृता आपने। दरअसल समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, तनाव बढ़ता है, निराशा और नकारात्मकता बढ़ती है। वहीं समाधान के बारे में सोचने से रास्ते मिलते हैं, आशा, आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ती है। हमारा प्रयास ऐसा हो कि जीवन आसान नहीं बल्कि मजबूत बने। बेहतर समय के आने का इंतजार करने के बजाय हम समय को ही क्यों ना बेहतर बनाएं। निराशाओं को खुद पर हावी ना होने दें, सकारात्मक ऊर्जा के साथ करें अपने दिन की शुरुआत। हेलो इंडिया, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। और आइए सबसे पहले जानते हैं हेलो इंडिया में क्या है खास। नजर डालते हैं हेलो इंडिया हाइलाइट्स पर। हेलो इंडिया में नजर डालेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्यवार समाचार। आज की गतिविधियों पर भी होगी हमारी नजर। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। क्यों मनाया जाता है ये दिन और इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने अपने संदेश में क्या कहा, बताएंगे आपको। और इसके साथ ही हर रोज की तरह हम पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे कि आज के दिन से जुड़ा इतिहास क्या कहता है। तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे मेरी और अमृता के साथ। और आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2021 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। श्रुति शर्मा पहले स्थान पर रही हैं, जबकि अंकिता अग्रवाल और गामिनी सिंगला ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री ने सफल छात्रों को शुभकामनाएं दी। ऐश्वर्या वर्मा ने परीक्षा में चौथा स्थान, जबकि उत्कर्ष द्विवेदी ने 5वां स्थान हासिल किया है। आयोग के मुताबिक लगभग 685 उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की है। सफल परीक्षार्थियों में सामान्य वर्ग के 244, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 73, अन्य पिछड़ा वर्ग के 203, अनुसूचित जाति के 105 और अनुसूचित जनजाति के 60 परीक्षार्थी शामिल हैं। स्ट्रैटेजी तो वही है जो लोग बोलते हैं कि सोर्सेज लिमिटेड रखना। उसके बाद मैंने खुद के अपने नोट्स में बनाती थी न्यूज़पेपर से, अपने ऑप्शनल के भी मैंने नोट्स बनाए थे। आंसर राइटिंग पे मैंने फोकस किया था जिससे थोड़ा एक बेटर प्रेजेंटेशन हो मेंस में एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए। तो दैट इज आई थिंक व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में सोमवार को गैबन पहुंचे। एयरपोर्ट पर गैबन के प्रधानमंत्री ओसाका रापुंड और विदेश मंत्री माइकल मौसा अदामो ने उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। आज वे भारत गैबन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेंगे। उपराष्ट्रपति एक बिजनेस इवेंट में शामिल होंगे और व्यापारियों से मुलाकात करेंगे। वे गैबन में एक सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। किसी भी भारतीय उपराष्ट्रपति का गैबन का ये पहला दौरा है। उपराष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी गैबन, सेनेगल और कतर देशों की यात्रा पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद करेंगे। यह अनूठा सार्वजनिक कार्यक्रम देश भर में राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम सुबह करीब 9:45 बजे शुरू होगा, जिसमें मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य और अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधि देश भर में अपने अपने स्थानों पर जनता से सीधे संवाद करेंगे। पीएमओ के मुताबिक यह कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए देश भर के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जनता के साथ सीधे संवाद करने का अवसर देता है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने की आज आखिरी तारीख है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए 4 और उम्मीदवारों की घोषणा की है। भाजपा के ओबीसी विंग के प्रमुख के लक्ष्मण को उत्तर प्रदेश से, सुमित्रा वाल्मीकि को मध्य प्रदेश से, लाल सिंह सिरहोया को कर्नाटक से और मिथिलेश कुमार को उत्तर प्रदेश से मैदान में उतारा गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए महुआ मांझी और को उम्मीदवार बनाया है। और इसी बीच कई नेताओं ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया। राज्यसभा का टिकट न मिलने पर कई कांग्रेस नेताओं में नाराजगी जताई है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को तीन मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। उन्होंने संग्रहालय के मुख्य आकर्षण हेलीकॉप्टर राइड का भी आनंद लिया। प्रधानमंत्री संग्रहालय पूर्व प्रधानमंत्रियों और अन्य राष्ट्र निर्माताओं के लिए एक श्रद्धांजलि है, जिनके योगदान को इंटरैक्टिव डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके उजागर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर्थयात्रियों में पूजा स्थलों को साफ सुथरा रखने की बढ़ती भावना की सराहना की। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की यह भावना तीर्थस्थलों की स्वच्छता के लिए प्रेरित करती है। मुख्यमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में धार्मिक स्थलों को स्वच्छ रखने के प्रधानमंत्री के आह्वान के जवाब में श्रद्धालुओं द्वारा तीर्थस्थलों की सफाई का वीडियो साझा किया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में रविवार को केदारनाथ में साफ सफाई का जिक्र करते हुए पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे केदार घाटी के 3 लोगों का विशेष नाम लिया। उन्होंने गुप्तकाशी के मनोज बेजवाल, सुरेंद्र प्रसाद बगवाड़ी और देवर गांव की चंपा देवी का उल्लेख किया। ये लोग पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद ईदगाह विवाद मामले में एक और याचिका दाखिल की गई है। इस बार कथित रूप से शाही मस्जिद के अंदर मौजूद केशव देव मंदिर के गर्भगृह का शुद्धिकरण करने की अनुमति मांगने से संबंधित एक याचिका सोमवार को दीवानी अदालत में दाखिल की गई। याचिकाकर्ता के वकील दीपक शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता दिनेश चंद्र शर्मा शाही मस्जिद ईदगाह के अंदर स्थित गर्भगृह की शुचिता की बहाली के लिए गंगा और यमुना के जल से इसका शुद्धिकरण करना चाहते हैं। और आइए राष्ट्रीय सुर्खियों के बाद अब नजर डालते हैं NEWS यानी कि चारों कोनों से आ रही राज्यवार सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर हो गए। आतंकियों के पास 2 AK-47 राइफल समेत आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। मारे गए आतंकवादियों की पहचान त्राल के शाहिद राथर और शोपिया के उमर यूसुफ के रूप में हुई है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि आतंकवादी शाहिद अन्य आतंकी अपराधों के अलावा अरिपाल की एक महिला और लुरगाम त्राल के एक सरकारी कर्मचारी जावेद अहमद की हत्या में शामिल था। दिल्ली NCR में कल शाम मौसम में अचानक अपना मिजाज बदल दिया। दिल्ली में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान आने और भारी बारिश के कारण 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। शहर में कई पेड़ उखड़ गए, सड़क और हवाई यातायात बाधित हुआ और ऐतिहासिक जामा मस्जिद समेत कई इमारतों और वाहनों को नुकसान पहुंचा है। प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता में स्थित एक कंपनी से जुड़े हवाला लेन देन के एक मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने पहले उनसे पूछताछ की और फिर गिरफ्तार कर लिया। हाल ही में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन के परिवार से जुड़ी 4 करोड़ 81 लाख की संपत्तियों को अटैच किया था। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्या के एक दिन के बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की। अब तक की जांच में ये पता चला है कि एक फोन नंबर जेल में ट्रेस हुआ है और कुछ दिन पहले ही शाहरुख नाम का एक अपराधी गिरफ्तार हुआ था। इस शख्स ने मैसेजिंग ऐप के जरिए गोल्डी बराड़ से संपर्क साधा था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सिद्धू मूसेवाला के नाम से मशहूर शुभदीप सिंह सिद्धू की हत्या की जांच के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मौजूदा जज के तहत न्यायिक आयोग गठित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को न्याय के कटघरे तक लाने में राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस बीच फोरेंसिक टीम ने मानसा पुलिस स्टेशन में सिद्धू मूसेवाला के वाहन की जांच की। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव आज पूर्व सीएम राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर पार्टी के विधायकों और विधान पार्षदों के साथ बैठेंगे। इस दौरान लालू उनसे पार्टी से लेकर आगे की राजनीति तक बात करेंगे। माना यह जा रहा है कि लालू इस दौरान आरजेडी विधायकों के साथ उभरते हुए राष्ट्रीय और राज्य के राजनीतिक परिदृश्यों पर चर्चा करेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राष्ट्रपति चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ नवीन पटनायक की मुलाकात के दौरान कई मसलों पर चर्चा हुई।
झारखंड के मांडर विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव के आदेश से राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी की। उपचुनाव के लिए उम्मीदवार अब नामांकन कर सकेंगे। 6 जून तक नामांकन करने की अंतिम तिथि है। 7 जून को नामांकन पत्र की समीक्षा की जाएगी, तो वहीं 9 जून तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। 23 जून को मतदान की तारीख है, जबकि 28 जून को मतगणना होगी। उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा सीट के लिए आज हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। इस सीट से राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा के उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला कांग्रेस की निर्मला घतोड़ी से है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आदर्श जनजातीय पारगमन आवासीय विद्यालय, छात्रावास और समुदाय के लिए 18 अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन समाज के वंचित तबके को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के मुद्दे पर निरंतर ध्यान दे रहा है, जो लंबे समय से अपने अधिकारों से वंचित था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव से पहले बनबासा की नई बस्ती का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने यहां लोगों से मुलाकात की और मतदान करने की अपील की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने IPL 2022 के विजेता गुजरात टाइटंस की टीम को बधाई दी है। उन्होंने कप्तान हार्दिक पांड्या को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। नेपाल में हुए विमान हादसे में 21 लोगों की जान चली गई है। रेस्क्यू टीम से ये शव बरामद किए गए हैं। उसके बाद से 16 शवों को एक हेलीकॉप्टर के जरिए घटनास्थल से काठमांडू भेजा गया। इस मौके पर मलबा पड़ा मिला है। विभागीय अफसर भी जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि रेस्क्यू टीमें 24 घंटे से ज्यादा वक्त से विमान की तलाश कर रही हैं। यूरोपीय संघ रूसी तेल आयात के 2/3 से अधिक पर प्रतिबंध लगाने पर सहमत हो गया है। इसके अलावा यूरोपीय संघ यूक्रेन को तत्काल तरलता के लिए 9 बिलियन यूरो देगा। इतना ही नहीं, यूरोपीय संघ रूस पर और सख्ती करते हुए उसके सबसे बड़े बैंक को स्विफ्ट से बाहर भी करने पर सहमत हो चुका है। I'm very glad that the leaders were able to agree in principle on the 6 sanctions package. This is very important. Thanks to this, Council should now be able to finalize a ban on almost 90% of all Russian oil imports by the end of the year. This is an important step forward. The remaining 10% on these one, we will soon return to the issue of these remaining 10% pipeline oil. चीन की ओर से ऑस्ट्रेलिया अमेरिका को घेरने के लिए प्रशांत महासागर के 10 देशों के साथ सुरक्षा समझौता करने की कोशिशों को बहुत बड़ा झटका लगा है। प्रशांत देशों के दौरे पर गए चीन के विदेश मंत्री वांग यी को खाली हाथ लौटना पड़ा है। प्रशांत देशों ने चीन के साथ व्यापार और सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। वांग यी ने फिजी में 10 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की, लेकिन चीन के साथ सुरक्षा और आर्थिक समझौतों पर कोई सहमति नहीं बन पाई। तालिबानी आतंकियों की हुकूमत वाले देश अफगानिस्तान में पाकिस्तानी आतंकी संगठन प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं। यहां लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविरों का संचालन हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि कुछ शिविरों पर तालिबान का सीधा नियंत्रण है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंध निगरानी दल की 13वीं रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र के हवाले से कहा गया है कि वैचारिक रूप से तालिबान के करीबी देवबंदी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के नरसंहार में 8 प्रशिक्षण शिविर हैं, जिनमें से 3 पर तालिबान का सीधा नियंत्रण है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मसूद अजहर के नेतृत्व वाला जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी कारी रमजान अफगानिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद का नवनियुक्त प्रमुख है। अमेरिका के पूर्वी ओक्लाहोमा में एक कार्यक्रम में हुई गोलीबारी में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग घायल हो गए। ओक्लाहोमा स्टेट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक बयान जारी करके कहा है कि टुल्सा से करीब 72 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित टाफ्ट के पास मेमोरियल डे कार्यक्रम में गोलीबारी की घटना हुई। गोलीबारी के सिलसिले में स्काइलर बकनर नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और इस घटना में 39 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई, जबकि सभी घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।
नाइजीरिया में इस साल मंकी पॉक्स से मौत के पहले मामले की पुष्टि हुई है। नाइजीरिया रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार इस साल 66 संदिग्ध मामलों में से मंकी पॉक्स के 21 मामलों की पुष्टि हुई। नाइजीरिया और पश्चिम और मध्य अफ्रीका के अन्य हिस्सों में यह स्थानीय स्तर की महामारी है। ईरान के समृद्ध यूरेनियम का भंडार सीमा 2015 में हुई सौदे की सीमा से 18 गुना अधिक है। आईएई का अनुमान है कि ईरान के पास समृद्ध यूरेनियम का भंडार विश्व शक्तियों के साथ तेहरान के 2015 के सौदे से निर्धारित सीमा से 18 गुना से ज्यादा है। कनाडा नए कानून के साथ हैंडगन के बाजार की सीमा तय करेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने कानून पेश किया जो हैंडगन के आयात, खरीद या बिक्री पर रोक लगा देगा। ट्रूडो ने कहा कि हम इस देश में बंदूकों की संख्या सीमित कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व वाले हैंडगन के विकास को रोकने के लिए इस गिरावट को लागू किए जाने की उम्मीद है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के इस काम में सबसे ज्यादा मदद तुर्की कर रहा है। हाल ही में एक पाकिस्तानी एयरफोर्स बेस की सैटेलाइट तस्वीर में तुर्की से खरीदा गया बरयाक्लार TB2 ड्रोन नजर आया और इस ड्रोन के नजदीक ही इसका कंट्रोल और कमांड सेंटर दिखाई दिया। जिस लोकेशन पर इस ड्रोन को देखा गया वहां से उड़ान भरने के बाद ये आसानी से कश्मीर और पंजाब सीमा पर गश्त लगा सकता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय मेडिकल छात्रों को समायोजित करने के संबंध में उनका मंत्रालय यूक्रेन के पड़ोसी देशों की सरकारों के साथ बातचीत कर रहा है और हंगरी की सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो अधिक से अधिक भारतीय छात्रों को समायोजित करने का प्रयास करेंगी। यूक्रेन पर इस साल 24 फरवरी से शुरू हुए रूसी हमले के बाद भारतीय छात्रों को देश छोड़ने को मजबूर होना पड़ा था। फोकस जो था वो बच्चों पे था, कोविड पे था, हमारी अपनी शक्तियों पे था और आगे का जो जिस आत्मविश्वास और धैर्य के साथ जो बच्चों में है वो देश में भी है। और आज का प्रयास जो है वही पूरे देश को ये मैसेज देना था कि हमने चुनौतियों का सामना किया है, करते भी रहेंगे और ये मैं महामारी की बात कर रहा हूँ, चुनौतियाँ और भी हैं। तो विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के साथ भारत का विदेश मंत्रालय सजग है। और आइए अब नजर डालते हैं आज की खास गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9 मंत्रालयों, विभागों की लगभग 16 योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा इन योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी, जल जीवन मिशन और अमृत, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शामिल है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त आज जारी करेंगे। आपको बता दें, संसद की विभिन्न स्थायी समितियों की बैठकों की जानकारी, लोकसभा की अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति और श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी समिति की बैठक आज संसद भवन परिसर में आयोजित होगी। इसके अलावा राज्यसभा की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति की बैठक भी आज आयोजित होगी। साथ ही एशिया कप हॉकी में भारत का मुकाबला आज शाम 5 बजे दक्षिण कोरिया से होगा। ये मैच इंडोनेशिया के जकार्ता में खेला जाएगा। और पराक्रम, अब वक्त हो चला है ब्रेक का, लेकिन हर बार ब्रेक पर जाने से पहले अपने दर्शकों को कुछ खास हम दिखाकर जाते हैं, तो आज क्या कुछ खास? अमृता, दरअसल आज हम ब्रेक पर जाते जाते जम्मू और कश्मीर की कला, संस्कृति और भाषा अकादमी द्वारा हाल ही में 2 दिवसीय पूंछ सांस्कृतिक उत्सव का जो आयोजन हुआ उसकी कुछ सुंदर तस्वीरों को दर्शकों के साथ साझा करते हैं। तो आप इन तस्वीरों का आनंद लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल, लेकिन जब ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। बने रहिए हमारे साथ।
बात जो आप जानना चाहें। बात जो आप सुनना चाहें। लोकतंत्र से जुड़ी हर वो खबर जिसका सरोकार होता है आपसे। लोकतंत्र राउंड अप। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और पराक्रम, जैसा कि वादा हमने किया था, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, तो आइए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को। जानते हैं आज के दिन से जुड़ा इतिहास और आपको बताते हैं कि 31 मई की तारीख इतिहास के पन्नों में किन खास घटनाओं के साथ दर्ज है। 31 मई वर्ष 1911 में टाइटैनिक का पूर्ण निर्माण कर इसका जलावतरण किया गया और उसके अगले वर्ष की यात्रा की तैयारी की जाने लगी। 15 अप्रैल वर्ष 1912 में टाइटैनिक जहाज समुद्र में डूब गया। टाइटैनिक उस समय दुनिया का सबसे बड़ा भाप से चलने वाला यात्री जहाज था। इस जहाज ने इंग्लैंड के साउथम्पटन बंदरगाह से अपनी पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 में न्यूयॉर्क शहर के लिए शुरू की। 4 दिन की यात्रा के बाद रात के अंधेरे में टाइटैनिक समुद्र में तैरते विशाल हिमखंड से टकराया। टकराने के लगभग 2 घंटे बाद ही यह समुद्र में डूब गया। टाइटैनिक पर लगभग 2200 यात्री सवार थे, जिसमें 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस भीषण हादसे में 500 से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकी। टाइटैनिक को उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों ने डिजाइन किया और इसके निर्माण में उस समय की सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। इतिहास के पन्नों पर यह हादसा सबसे भीषण जहाज दुर्घटनाओं में से एक है। वर्ष 1997 में जेम्स कैमरून के निर्देशन और लियोनार्डो डिकैप्रियो व केट विंसलेट अभिनीत इस विशालकाय और आलीशान जहाज पर बनी फिल्म टाइटैनिक को खूब सराहा गया। 31 मई वर्ष 1981 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उपग्रह RSD-1 का प्रक्षेपण किया। इस उपग्रह को ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV-3 रॉकेट की मदद से प्रक्षेपित किया गया। 38 किलो वजनी RSD-1 उपग्रह को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण किया गया। यह उपग्रह सफलतापूर्वक 9 दिनों तक कक्षा में रहा। उपग्रह सुदूर संवेदन अनुप्रयोगों के लिए अपने साथ ठोस अवस्थित कैमरा ले गया था। तो ये तो इतिहास के पन्ने थे, लेकिन आपको बता दें कि आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने आज अपने ट्वीट संदेश में क्या कहा वो आपको पढ़वाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट करते हुए कहा कि वर्ल्ड नो टोबैको डे हमें तंबाकू के हानिकारक दुष्प्रभावों के प्रति सतर्क और सजग करता है, साथ ही हमें किसी भी रूप में तंबाकू के उपयोग को हतोत्साहित करने की प्रेरणा देता है। आइए आज के दिन हम सब तंबाकू मुक्त स्वस्थ जीवन जीने के लिए संकल्पित हों, स्वयं इस बुराई से बचें और दूसरों को भी बचाएं। और इसी के साथ संसद टीवी भी आपसे अपील करता है कि आज चूंकि विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, तो अमृता क्या मैसेज हम इसके जरिए दर्शकों को दे सकते हैं? बिल्कुल, हमारा मैसेज है कि आप तंबाकू और इससे जुड़े हुए जितने भी पदार्थ हैं उससे दूर रहें। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक नुकसान करने वाली तंबाकू का सेवन बिल्कुल ना करें। क्यों और कैसे इस दिन की शुरुआत हुई, ये जानना भी बेहद दिलचस्प होगा। पराक्रम, आइए इस रिपोर्ट के जरिए नजर डालते हैं। तंबाकू का सेवन जानलेवा है, ये जानते हुए भी बड़ी संख्या में लोग किसी न किसी रूप में इसका सेवन कर रहे हैं। इससे आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक स्तर पर नुकसान होता है। जान लीजिए, धूम्रपान और तंबाकू का सेवन खुशहाल जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। लोगों को तंबाकू के सेवन से रोकने और उसके खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई 1987 को मनाया गया। अगले ही बरस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने विश्व धूम्रपान निषेध दिवस के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें हर साल 31 मई को यह दिवस मनाने का आह्वान किया गया। इस दिन तमाम कार्यक्रमों के जरिए लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाता है। आपको बता दें कि भारत में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर पाबंदी है और आर्थिक मामलों की संसदीय समिति भी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को मंजूरी दे चुकी है। इसका मकसद तंबाकू नियंत्रण कानून को प्रभावी बनाना
और इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। तो आज के दिन ये संकल्प लें कि तंबाकू से दूर रहना है और आपके आसपास जो लोग हैं उन्हें भी इसके लिए प्रेरित करें, इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताएं, क्योंकि ये दरअसल एक जहर है जो धीरे धीरे आपको खत्म करता है। और अमृता, मुझे लगता है कि ज्यादातर जो टीनेजर्स हैं वो ज्यादा इसके शिकार होते हैं और उसके बाद ये लत लग जाती है। कई बार बच्चे छुप छुप कर अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस तरह की शुरुआत वो करते हैं और उसके बाद वो उसके आदी हो जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है अमृता, जो अभिभावक हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उनका यहाँ पर उनका दोस्त बनना बहुत जरूरी है ताकि वो बच्चों के साथ में उसके नुकसान के बारे में बता सके। बिल्कुल, आप किन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, उनका आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। चलिए अब पराक्रम, वक्त हो चला है अपने दर्शकों को ये बताने का कि आज जो प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हैं वो क्या हैं। संसद टीवी की खास कार्यक्रमों की बात करें तो संसद टीवी पर शाम 7 बजे आप देख सकते हैं समसामयिक मुद्दे पर बड़ी बहस, कार्यक्रम मुद्दा आपका, और 7:30 बजे देखिए लोकतंत्र मेरी ताकत। और इसी के साथ रात 8 बजे आप देखिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राज्यवार खबरों का एक न्यूज बुलेटिन आज की खबर, और 8:30 बजे आप देख सकते हैं इंग्लिश डिबेट शो पर्सपेक्टिव। रात 9 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं इंग्लिश न्यूज बुलेटिन द न्यूज। और अमृता, हेलो इंडिया का जिक्र हम करते हैं, हर बार दर्शकों से हम बातचीत करते हैं। चूंकि हमारे दिन की शुरुआत इस कार्यक्रम के साथ होती है तो हम आपको बता दें कि हेलो इंडिया शो और इसी के साथ संसद टीवी के दूसरे कार्यक्रम हैं उनको आप सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। अपना आप ये पसंदीदा प्रोग्राम टीवी के अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। बिल्कुल, और इसके साथ ही आप हमारी आईडी को फॉलो कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हर रोज मैं बताती हूँ पराक्रम, सुझाव आपके जो हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया, जैसे हम अपने कार्यक्रमों का हिस्सा बनाते हैं तो अपनी प्रतिक्रियाएं देना बिल्कुल ना भूलें। और आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत, लेकिन अमृता एक चीज भूल गए, जाने से पहले संसद टीवी आप सभी दर्शकों से ये अपील करता है कि जितना हो सके पेड़ लगाएं। दरअसल आप सोचिए, जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो अमृता हम हमारी गाड़ी को पार करने के लिए भी पेड़ की छांव ढूंढते हैं और हम देखते हैं कि वो बड़ी मुश्किल से मिलती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका लगाया गया आज जो आप वृक्ष लगाएंगे वो सोचिए कि आने वाली पीढ़ी को छाया देगा आगे जाकर। बिल्कुल पराक्रम, मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने कहा था कि जो दरअसल पेड़ होते हैं, जो जंगल है, वो हमारी धरती के फेफड़े हैं। बिल्कुल, हमारी प्राण वायु है, तो इन्हें लगाना, इन्हें संवारना, इनकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। पर्यावरण दिवस भी नजदीक 5 जून को, बिल्कुल बिल्कुल आने वाली 5 जून को विश्व तो पर्यावरण शुरुआत दिवस आज ही है। से करिए बिल्कुल, और एक वृक्ष जरूर लगाइए। और मुझे लगता है अमृता, जो जन्मदिन है, जो ऐसे खास मौके हैं, पुण्यतिथि हैं, तो आप अपने प्रियजनों की स्मृति में जन्मदिन के मौकों पर भी वृक्ष लगाने की शुरुआत कर सकते हैं। आप तोहफे में सुंदर सुंदर पौधे भी दे सकते हैं। तो इसी के जरिए हम कम से कम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पर्यावरण और प्रकृति का संरक्षण कर पाएंगे। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी ठीक 8 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।